एमनियोसेंटेसिस के द्वारा विकासशील भ्रूण में पता नहीं लगाया जा सकता। जल्दबाजी में कई बार कुछ चीजें हम पढ़ते ही नहीं है, क्वेश्चन को पूरा पढ़ो बच्चों। विच ऑफ फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटेक्टेड ए डेवलपिंग फीटस बाय एमनियोसेंटेसिस। कोई भी पेपर में जो इंपॉर्टेंट चीज है उसे अंडरलाइन कर लिया करो, फिर आंसर दो बच्चों। तो इसमें एक तो इंपॉर्टेंट एमनियोसेंटेसिस है, फिर इसने लिखा कैन नॉट डिटेक्ट, यानी एमनियोसेंटेसिस किसे डिटेक्ट नहीं करता, है ना। अब आपको पहले से ही पता होना चाहिए, पहले ऑप्शन देख लो, डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, है ना, जॉन्डिस या सेक्स ऑफ फीटस। देखो बेटा, हमेशा याद रखो कि एमनियोसेंटेसिस से क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी पता चलती है, गुणसूत्रीय असामान्यता पता चलती है। बच्चे के जन्म से पहले ही गर्भावस्था में, है ना, उस फीटस के अंदर कोई क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी तो नहीं है, इसका पता लगाने के लिए एमनियोसेंटेसिस किया जाता है। इंजेक्शन के द्वारा एमनियोटिक फ्लूइड जो भ्रूण के बाहर होता है उसे बाहर निकाल के और पता लगाया जाता है कि उसमें कोई असामान्यता तो नहीं है। तो डाउन सिंड्रोम के बारे में तो पता चलता ही है, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम के बारे में भी पता चलता है, और एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज करते हैं सेक्स डिटेक्शन में। यह भी पता चल जाता है कि वो जो फीटस है वो लड़का है कि लड़की है। लेकिन मेरे दोस्तों, जॉन्डिस के बारे में पता नहीं चलता, पीलिया के बारे में कभी भी पता नहीं चलेगा, चाहे पीलिया हो, चाहे मलेरिया हो, चाहे कोई और डिजीज हो। ठीक है ना, बिल्कुल जी। अगला क्वेश्चन है, एमनियोसेंटेसिस तकनीक का स्वीकार्य उपयोग क्या है? द परमिसेबल यूज ऑफ टेक्निक एमनियोसेंटेसिस। अभी मैंने क्या कहा था, लोग क्या कर रहे हैं बेटा, एमनियोसेंटेसिस का मिसयूज, ये मिसयूज है बेटा, ये क्या है, मिसयूज है। ये कहीं ना कहीं लोग अनलीगल काम कर रहे हैं, है ना। अगर लिंग निर्धारण कर रहे हैं एमनियोसेंटेसिस से तो ये मिसयूज है। ठीक है ना, बिल्कुल जी। तो इसने कहा स्वीकार्य उपयोग, यानी वास्तविक उपयोग क्या है एमनियोसेंटेसिस का? डिटेक्टिंग सेक्स ऑफ अनबॉर्न फीटस। जिस बच्चे का अभी जन्म ही नहीं हुआ उसका लिंग का पता लगाना, वो लड़का है कि लड़की, ये पता लगाना क्या एमनियोसेंटेसिस का स्वीकार्य उपयोग है क्या? बिल्कुल भी नहीं, ये तो मिसयूज है। पता चल जाता है एमनियोसेंटेसिस से, लेकिन ये मिसयूज है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कतई नहीं, ये कोई कृत्रिम गर्भाधान की विधि थोड़ी ना है। ट्रांसफर ऑफ एम्ब्रियो, ये कोई एम्ब्रियो ट्रांसफर का मेथड है ही नहीं। आप सारे बच्चे सही हो, 82% बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है बेटा। डिटेक्टिंग एनी जेनेटिक एबनॉर्मलिटी, आनुवंशिक असामान्यता का पता लगाया जाता है एमनियोसेंटेसिस द्वारा। या आप ऐसे भी लिख सकते हो क्रोमोसोमल एबनॉर्मलिटी, है ना। हाँ, याद रखना, क्रोमोसोमल जो एबनॉर्मलिटी है उसको डिटेक्ट कर लिया जाएगा, है ना, याद रख लेना बच्चों। बिल्कुल, आगे चलें, जैसे कि डाउन सिंड्रोम, क्लाइनफेल्टर, टर्नर, है ना। हाँ, अब इसके बाद एकाधिक अलील मौजूद होते हैं। बताओ, देखिए, मल्टीपल अलील्स आर प्रेजेंट ऑन। देखो बेटा, मल्टीपल एलील्स कहां पाए जाते हैं? मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल आपको पता है? मल्टीपल एलील्स का एग्जांपल है हमारा एबीओ ब्लड ग्रुप, है ना। हमारे ब्लड ग्रुप को निर्धारित करने वाले जो अलील होते हैं वो मल्टीपल अलील्स होते हैं। तो ये जो मल्टीपल अलील्स है ये कहां पाए जाते हैं? एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, ऑन नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, ऑन डिफरेंट क्रोमोसोम, 8 डिफरेंट लोकाई ऑन द सेम क्रोमोसोम। बताइए सही आंसर क्या है? अनुज, प्रियंका, देखो बेटा, भले ही अलील मल्टीपल हो लेकिन उनका काम तो एक ही है ना। वो जो अलील होंगे, मल्टीपल्स अलील्स जो हैं बेटा, उनका काम तो एक ही है, एबीओ ब्लड ग्रुप को जो है कहीं ना कहीं डिटरमाइन करना, निर्धारण करना। तो कोई भी एक काम के लिए जो जिम्मेदार अलील्स होंगे वो तो एक ही जगह होंगे, अलग अलग जगह थोड़ी होंगे भाई। एक कोई भी क्रोमोसोम है, चाहे मेरा हो चाहे आपका हो, है ना, उस क्रोमोसोम पे कोई ना कोई फिक्स जगह होगी, वहीं होगा वो, है ना। तो इसमें लिखा ना एट द सेम लोकस ऑफ द क्रोमोसोम, यानी क्रोमोसोम पर एक जगह पर ही होंगे, एक ही स्थान पर होंगे। जबकि यहाँ तो क्या लिखा हुआ है? विभिन्न स्थान, विभिन्न स्थान, विभिन्न स्थान। इसलिए ये तीनों ही गलत है। ठीक है ना, याद रख लेना, चाहे मल्टीपल अलील्स हो, चाहे किसी एक लक्षण को कंट्रोल करने वाला अलील्स हो, वो हमेशा सेम लोकस पर ही होगा। अगला है संकरण में कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस विद स्मॉल टी अनुपात की संतान को जन्म देगा। ये कह रहा है कि इन हाइब्रिडाइजेशन विद, अब बच्चों आप हाइब्रिडाइजेशन किसके बीच में कर रहे हो? कैपिटल टी स्मॉल टी, ये F1 जनरेशन का हेटेरोजाइगस प्लांट है और इसका आप रिसेसिव पेरेंट, है ना, अप्रभावी जनक के बीच में संकरण करवा रहे हो, है ना। यह है अप्रभावी लक्षण वाला जनक, है ना, और यह है विषम युग्मजी, F1 जनरेशन का हाइब्रिड, है ना, विषम युग्मजी यानी F1 जनरेशन का हाइब्रिड। इनके बीच में जब हम हाइब्रिडाइजेशन कराएंगे तो किस टाइप की प्रोजेनी उत्पन्न होगी? पहले तो ये किस टाइप का क्रॉस है, कोई बताएगा? ये कौन से टाइप का क्रॉस है भाई? बच्चों, यहाँ एक तो है पेरेंट और दूसरी है F1 जनरेशन। जब F1 जनरेशन का रिसेसिव पेरेंट के साथ हाइब्रिडाइजेशन कराते हैं तो इसे क्या बोलते हैं भाई? अनुज, रागिनी, पता ना कैसा क्रॉस है ये? राधिका, अंचल, हर्ष, अमित, रेहान, हाँ, महिमा, गिरीश, जल्दी बताना बच्चा। टेस्ट क्रॉस है, बिल्कुल सही कह रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो, ये टेस्ट क्रॉस है बच्चों, टेस्ट क्रॉस। हमेशा टेस्ट क्रॉस के मामले में याद रखना, टेस्ट क्रॉस हमेशा F1 जनरेशन का जो हेटेरोजाइगस प्लांट होगा ना बेटा, उसका
डोमिनेंट पेरेंट के साथ नहीं होगा, रिसेसिव पेरेंट के साथ। जैसे ये बोना पौधा है, ये लंबा है, तो हमेशा इस लक्षण वाले जनक के साथ होगा। तो F1 जनरेशन का प्लांट है और ऊपर पेरेंट है रिसेसिव, तो इनके बीच में जब हम क्रॉस कराएंगे ना, इसको टेस्ट क्रॉस कहते हैं। और टेस्ट क्रॉस का रेशियो सभी को पहले से ही मालूम है, 1:1 होता है, चाहे कुछ भी कर लो, ठीक है ना। टेस्ट क्रॉस करवाओगे तो अनुपात होगा 1:1, और आप चाहो तो ये क्रॉस करवा के देख लो। देखो भाई, कैपिटल टी स्मॉल टी का क्रॉस करवाना है स्मॉल टी के साथ, तो यहाँ गेमेट 2 बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी, और यहाँ गेमेट 1 ही बनेगा, है कि नहीं। तो ये लीजिए, एक पौधा तो हो गया लंबा और दूसरा पौधा हो गया बोना, है ना, तो 1:1। तो ये बात याद रखना, टेस्ट क्रॉस में जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों ही 1:1 होंगे, याद रखना, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप, है ना, याद रखना, जीनोटाइप एंड फिनोटाइप दोनों 1:1 होंगे, याद रख लोगे ना बेटा। जब भी हम टेस्ट क्रॉस करवाएंगे तो टेस्ट क्रॉस का रिजल्ट जो होगा वो यही होगा बेटा।